तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा शडर के ऊपर रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बढ़िया जापानीज हॉरर सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी को, जिसका जो थीम है ना वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब कि ऐसा थीम आपने देखा नहीं होगा। इस मूवी का नाम है बेस्ट विशेस टू ऑल। मूवी काफी बेहतरीन है, देखने में काफी मजा आएगा और एंड तक वीडियो को देखना क्योंकि ढेर सारी थियोरीज हैं जिसके चलते आपको मजा आ जाएगा। और रिसेंटली मैंने 2 इंडोनेशियन हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन किया है, वक्तु मगरिब 2 और एलेक्सर। दोनों का ही लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक परिवार को दिखाते हुए होती है। इस परिवार के अंदर एक लड़की है जिसका रियल नेम मूवी के अंदर बताया नहीं गया है, लेकिन मूवी अच्छे समझ में आ जाए इसलिए हम इसको यूमी कहेंगे। अब यूमी अपने पेरेंट्स के साथ अपने नाना नानी के घर आई हुई थी। वहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। घर का माहौल एकदम परिवार लाइक था, सुकून भरा था, जैसे कि अक्सर होता है जब पूरा परिवार अपने नाना नानी या फिर दादा दादी के पास इकट्ठा होता है। अब यूमी से उसकी नानी पूछती है कि क्या उसको यहाँ पर अच्छा लग रहा है, जिस पर वो हाँ बोलती है। खैर उसे उसकी नानी सिलाई करना सिखाती है और अब सीन रात की तरफ आता है जहाँ पर यूमी सो रही थी, लेकिन तभी उसकी अचानक आंख खुल जाती है और उसको बाथरूम जाना था। लेकिन उसे काफी डर लग रहा होता है क्योंकि उसे उस घर से कुछ आवाजें आ रही थी। जिसके बाद वो अपने माता पिता को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माता पिता नहीं उठते। तब वो अकेली ही बाथरूम की ओर जाती है कि तभी उसे घर के आखिरी रूम से कुछ बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही थी। फिर जब वो उस रूम की तरफ देखती है तो वहाँ पर अंदर कोई आदमी बैठा हुआ था और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर यूमी अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन जो उसने अपनी नानी के घर पर देखा था वो उसे आज तक भुला नहीं पाई। उसका ट्रॉमा आज तक उसके मन में था और उसे उस जगह के उस आदमी की आवाजों के आज भी हॉन्टेड सपने आया करते थे। खैर यहाँ पर हमको पता चलता है कि यूमी एक नर्स बनना चाहती थी और वो एक नर्सिंग स्कूल में पढ़ती है। आप ये समझ लो कि वो नर्स बनने के काफी नजदीक थी। जिसके बाद हमको पता चलता है कि यूमी दोबारा अपने नाना नानी के घर जा रही है, लेकिन उसको जाने का मन नहीं होता, लेकिन स्टिल वो जाएगी क्योंकि उसे अपने नाना नानी से काफी लगाव था, प्यार था। अब इसके बाद वो अपना लगेज लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी जहां से उसे उसके नाना जी के गांव के लिए ट्रेन मिलने वाली थी। अब वो रास्ता पार कर ही रही थी कि तभी उसे एक बूढ़ी महिला मिलती है। यूमी उस बूढ़ी महिला की मदद करती है रोड क्रॉस करने में, लेकिन इसी बीच उसका लगेज गिर गया था जिस वजह से उसमें कुछ स्क्रैच आ गए थे। ये देखकर वो बूढ़ी महिला उससे माफी मांगती है और ये कहती है कि स्क्रैच आने के बाद इसमें और भी चाम आ जाएगा। यूमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि तभी वो ओल्ड महिला ये कहती है कि ये ओल्ड फोकलोर है जिसमें यंग लोगों को सेक्रीफाइस देना होता है, जिसको पुराने लोग मानते हैं। अब यहाँ वो बूढ़ी महिला ज्यादा कुछ नहीं बताती, जिसके बाद में यूमी वहां से निकल गई थी। अब वो ट्रेन में बैठकर अपने नाना नानी के घर आ गई थी जहां पर उसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। अब वो लोग उसे अंदर ले जाकर चाय पिलाते हैं और यहाँ उसकी नानी उससे वही सवाल पूछती है जो वो उससे अक्सर बचपन में पूछा करती थी। तब यूमी कहती है कि हाँ उसे यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जो उसने देखा था कई सालों पहले वो आज भी उसके मन में था, जिसके चलते उसे डर भी लग रहा था। खैर अब वो दूसरे रूम में जाने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जैसे बचपन में आया करती थी। लेकिन वो उसे इग्नोर करके वो एल्बम देखती है जिसके अंदर उसके और उसके परिवार के पुराने फोटो थे, लेकिन उनमें से एक फोटो एल्बम निकला हुआ था। जिसके बाद उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और बाहर देखने पर उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि एक आदमी का पीछा कर रहे थे और इसको वो इतना सीरियसली नहीं लेती। एनीवेज अब रात में यूमी जो होती है वो मीसो सूप बनाना चाहती थी, तो वो अपनी नानी से मीसो के बारे में पूछती है। तब उसकी नानी मीसो का मर्तबान उसे देती है जिसे वो घर पर ही बनाया करते थे। तो बेसिकली मीसो एक ट्रेडिशनल जापानीज फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट होता है। ये सोयाबीन सॉल्ट और एक फंगस स्टार्टर यानी कि कोजी या फिर जो कि राइस या बार्ले के साथ इस्तेमाल होता है उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। बेसिकली ये ना एक उमामी फ्लेवर देता है सूप के अंदर। आपने मीसो सूप वगैरह सुना होगा। खैर अब यूमी मीसो सूप तैयार करने लगती है। तब वो अपनी नानी से पूछती है कि आखिरी रूम में कोई रहता है क्या, वहां से आवाज आती है। जिस पर उसकी नानी कहने लगती है कि हाँ वहां पर कोई रहता है, तुम ध्यान देना। लेकिन उसकी नानी ये बात मजाक में कह रही थी, असल में वहां पर कोई नहीं रहता था। जिसके बाद ये लोग खाना खाने बैठते हैं जहाँ पर यूमी पोर्क की काफी तारीफ करती है जो कि काफी टेस्टी बना था। तब उसके नाना नानी बताते हैं कि उन्हें ये नेबर ने दिया है, लेकिन तभी घर में से कुछ आवाज आने लगती है और दोनों नाना नानी अजीब तरह से हिलने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि पिग भी कह रहा है कि वो उन्हें अपना मांस खिलाकर खुश है। वैसे भी पिग इसलिए पैदा हुआ था ताकि वो उनके पेट में जा सके और उनका पेट भर सके, और ये सब काफी अजीब बातें थी खासकर यूमी के लिए। अब उसके नाना नानी उसको काफी अजीब लग रहे थे। ऑब्वियस ही बात है वो छोटी नहीं रही थी, बड़ी हो गई थी। जिसके बाद हम यूमी के नाना को देखते हैं जो कि एक जगह पर जमकर खड़े हुए थे और ऊपर देखे जा रहे थे। यूमी
यूमी उनके पास आकर उनको बताती है कि पानी गर्म हो चुका है और वो जाकर नहा लें। जिसके बाद वो शावर लेने चले जाते हैं और अगले दिन यूमी घूमने जाती है और वो अपने माता पिता से बात कर रही थी। वो उन्हें बताती है कि शायद उसके नाना नानी थोड़े से बीमार है क्योंकि वो काफी अजीब हरकतें कर रहे हैं। खैर इसी बीच यूमी को एक लड़का दिखता है जिसकी साइकिल खाई में गिर गई थी और वो वहीं से बाहर आ रहा था। इस लड़के का नाम रेन होता है और यूमी जल्दी से रेन के पास जाकर उसकी हेल्प करती है, उसे संभालती है और अब रेन के ऊपर उसके ही स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके ऊपर हंस रहे थे। बेसिकली रेन यहाँ पर काफी बुली होता था कि तभी वहाँ पर एक और गाँव का लड़का आता है जिसको हम बुलाएंगे ताकुमी। अब ताकुमी यूमी को बचपन से जानता था और वो उसे काफी समय बाद मिला था, लेकिन वो उसे तुरंत ही पहचान लेता है। खैर अब ताकुमी यूमी और रेन को अपनी कार में पिकअप करता है और वहाँ बैठा लेता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग रास्ते में बात करते हुए रेन के स्कूल पहुँचते हैं और उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। जिसके बाद ये दोनों घर की तरफ जा रहे थे तब यूमी कार को ड्राइव करती है। अब इसके बाद ये लोग ताकुमी के खेत पर आते हैं जहाँ पर वो ये बताता है कि उसके फादर काफी ज्यादा बीमार हैं और उनका सारा काम वो अकेले ही संभाल रहा है। ये सुनकर यूमी दुख जाहिर करती है। अब यूमी ये बताती है कि वो एक नर्स बनना चाहती है क्योंकि उसकी माँ भी एक नर्स थी और वो अपनी माँ की तरह सबकी हेल्प करना चाहती है और सबको बचाना चाहती है। तब ताकुमी कहता है कि वो उसे भी बचा ले और यूमी को इससे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब ताकुमी उसे कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। अब इसके बाद ताकुमी उसे घर छोड़ देता है और कार से उतरकर यूमी उसे बाय बोलती है और उसे कहती है कि वो चाहे तो वो लोग और ज्यादा हैंग आउट कर सकते हैं। जिसके बाद में वो वहां से चला जाता है। खैर अब इसके बाद में वो अंदर जाती है जहां पर उसके नाना जी बोनसाई कट कर रहे थे। तब वो अपने नाना जी के पास आती है और उसके नाना जी उसे ये कहते हैं कि वो दोबारा उस लड़के से फिर से ना मिले और यूमी उससे कोई रीजन नहीं पूछती क्योंकि विलेज एरिया या फिर पुराने लोग ऐसी चीजें कहते रहते थे। ओल्ड थिंकिंग के होते हैं ना कि लड़कों से बात मत करो, उनसे मत मिलो, इस तरह से। खैर अब वो अंदर जाती है जहां पर उसे उसकी नानी मिलती है। अब तभी वो अपनी नानी को आवाज लगाती है लेकिन वो काफी अजीब रिएक्ट करके रूम में चली गई थी। खैर अब रात में ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तब यूमी के ग्रैंड पेरेंट्स उससे कहते हैं कि वो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और अजीब बात तो ये थी कि ये चीज वो उसे 2 बार कहते हैं। और अब उससे भी अजीब चीज आगे आप सुनो। ये दोनों यूमी की उंगली पकड़कर उनकी आंख में घुसाने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो उसे इतना प्यार करते हैं कि वो यूमी की उंगलियों को उनकी आंखों में भी घुसा सकते हैं। और अब यूमी डरते हुए अपनी उंगली उनसे छुड़वा लेती है क्योंकि उनका बर्ताव काफी अजीब था, क्योंकि बचपन में वो लोग ऐसा नहीं करते थे। खैर इसके बाद में उसके नाना नानी अजीब तरह से सीलिंग की ओर घूरने लगते हैं और उनके इस बर्ताव को यूमी उनकी एजिंग समझ रही थी। खैर इसके बाद रात में वो जाकर सो जाती है और उसके नाना नानी भी सो गए थे। तभी उसे दोबारा वही आवाज आती है और वो आवाज आ रही थी उसी आखिरी रूम से। तब यूमी चुपके से उस रूम की चाबी लेकर उस रूम की तरफ जाती है चेक करने के लिए कि आखिरकार वहां पर है क्या। खैर अब यूमी ने दरवाजे के लॉक को खोल दिया था लेकिन इससे पहले वो अंदर देख पाती तभी वहां पर उसकी नानी आ जाती है और दरवाजे पर सर पटकने लगती है और यूमी अपनी नानी को संभालती है और इसी चक्कर में यूमी उस दरवाजे के अंदर कुछ भी नहीं देख पाई थी। खैर अगली सुबह वो लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे, सब कुछ ठीक था कि तभी वहां पर एक आदमी रेंगता हुआ आता है और ये आदमी उसी दरवाजे में बंद था। कल रात यूमी दरवाजा बंद करना ही भूल गई थी। उस आदमी को देखकर यूमी डर जाती है क्योंकि उस आदमी का मुंह और आंख दोनों सीली गई थी। ये सब उसके नाना नानी ने किया था और वो आदमी यहाँ पर कई सालों से कैद था। जो कि बचपन में यूमी को आवाज आती थी वो भी इसी आदमी की थी, जो कि बहुत ही शॉकिंग चीज थी और इसी आदमी को उसने अपने बचपन में देखा था। जिसके बाद उसके नाना नानी दोनों उस आदमी को खींचकर उसी आखिरी रूम में ले जाते हैं। अब ये सब देखकर यूमी काफी सहम गई थी, डर गई थी। उसे ये देखकर समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके नाना नानी ऐसे कैसे हो गए। तब उसके नाना जी ये कहते हैं कि यही आदमी तो उनकी खुशी की वजह है, लेकिन यूमी ये सब देखकर डर के मारे बाहर भाग जाती है। तब उसकी नानी अपने पति से ये कहती है कि उन्हें उसे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। तब नाना जी ये कहते हैं कि उसे सब कुछ खुद पता चल जाएगा और वो खुद ही संभल जाएगी। अब यूमी बाहर आती है जहाँ पर उसके सामने ताकुमी की कार आती है और वो उसको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन ताकुमी के साथ उसके पिताजी भी मौजूद थे और इसलिए वो उसको कुछ नहीं बता पाती। जिसके बाद ताकुमी उसे उसके घर ले जाता है जहाँ पर वो उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती है और उसके पिता से बात करती है। इसी बीच वो ताकुमी को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो उसे अपनी कार में बैठाता है और वो दोनों जाते हैं उस आदमी को आजाद करने के लिए। अब घर पहुंचकर ताकुमी बाहर ही रुकता है और यूमी अंदर जाती है। अंदर जाकर उसके सामने से उसके ग्रैंड माँ और ग्रैंडफादर बाथरूम में थे जहाँ पर ग्रैंड मदर को उल्टी आ रही थी। खैर यूमी वहाँ पर चाबी ढूंढ रही होती है लेकिन उसे वो चाबी कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन तभी उसके ग्रैंड पेरेंट्स उस रूम में आ रहे थे और तब यूमी टेबल के लिए छुप जाती है। अब तभी यहाँ पर वो और हमें काफी ज्यादा अजीब चीज नोटिस कर पाते हैं कि यहाँ पर जो नाना जी होते हैं ना, वो अपनी बीवी की उंगली को चाट रहे थे, जो कि बहुत ही अजीब और घिनौना था उसके लिए भी और हमारे लिए भी। एनीवेज अब इस चीज को इग्नोर करके यूमी किसी तरह से चाबी ढूंढ लेती है और फिर यूमी और ताकुमी ऊपर जाते हैं उस आदमी के पास में जहाँ पर यूमी उसके स्टिचेस को खोलती है, लेकिन उनको खोलते ही वो आवाज करने लगा था। ऑब्वियस सी बात है, दर्द हो रहा होगा। तब यूमी उसे रोकती है और कहती है कि वो लोग उसे बचाएंगे। अब यहाँ पर वो
लोग उसे ले जा रहे थे तब यूमी वहाँ पर मीसो का बक्सा देखती है। और एक और चीज पर हम ध्यान देते हैं वो ये थी कि उस आदमी के पेट पर एक घाव है जिसे पैच करा गया था। खैर अब इसके बाद वो लोग उस आदमी को नीचे लाते हैं जहाँ पर यूमी के ग्रैंड पेरेंट्स भी मौजूद थे और वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ताकुमी को कहते हैं कि वो उनके काम में दखल न दे, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते और बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो आदमी खुश हो जाता है और सनलाइट को पाकर काफी खुश था। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था जैसे उसने सनलाइट को काफी सालों से नहीं देखा था और काफी सालों बाद महसूस किया था। वो खुश था और खुशी से आगे बढ़ने लगता है और उसे देखकर यूमी और ताकुमी भी खुश थे। अब दूसरी तरफ से यूमी के माता पिता आ रहे थे और वो उस आदमी को भागते हुए देखकर कार रोक लेते हैं, लेकिन वो आदमी खुशी खुशी में रोड के बीच चला जाता है जिसके बाद में एक ट्रक वाला उसको उड़ा देता है। ये देखकर यूमी उसके पास जाती है कि इसी बीच नाना और नानी और यूमी के माता पिता भी इकट्ठा हो गए थे। यूमी उन्हें एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन यूमी के पिता और नाना जी उस आदमी को पैरों से रोड से साइड करके उसे जला देते हैं। मतलब कि यूमी के पिता और इवन उसकी माँ भी इसमें शामिल थी। उनको सब कुछ पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा था। यूमी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ पर यूमी की माँ उसे पकड़ कर रखती है और उसे कहती है कि हैप्पीनेस अर्थ पर लिमिटेड है, फर्क नहीं पड़ता कौन सा एरा है और इंसान हमेशा लिमिटेड हैप्पीनेस के लिए लड़ता रहता है। ये बात यूमी को बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर यूमी के नाना जी और पापा ताकुमी को ये कहकर भगा देते हैं कि वो उनके काम में दखल ना दे। अब हैरानी वाली बात ये थी कि ये सारी चीज वो खुलेआम कर रहे थे, लेकिन गांव के अंदर कोई भी उनको रोकने वाला नहीं था, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज बात थी। अब इसके बाद में पूरा परिवार फिर से साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। साथ ही साथ यूमी का छोटा भाई भी वहीं पर था। यहाँ पर वो लोग बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आई मीन लिटरली एक आदमी मारा गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी उनका रिएक्शन नहीं था और वो सभी एक साथ बिल्कुल हैप्पी फैमिली की तरह बैठे हुए थे। अब ये सब देखकर तो यूमी का दिमाग बहुत खराब हो जाता है और वो उनसे अपने सवालों का जवाब मांगे जा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, कोई भी उसका जवाब नहीं देता। वो उसे ये कहते हैं कि वो रियलिटी को फेस करे, असलियत को फेस करे। वो लोग आपस में बात करके ये भी कहते हैं कि उन्हें सोचना होगा कि उन्हें अब करना क्या है। यहाँ पर यूमी उन्हें आंखें खोलने के लिए कहती है कि कोई मर चुका है, आंख खोलो अपनी, और वो ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हैं। तब वो कहते हैं कि क्या वो चीज उसके लिए एक इंसान थी। उनकी बातों से लग रहा था कि वो लोग उस आदमी को आदमी समझ ही नहीं रहे थे, लेकिन अब बहुत हो चुका था, इसलिए यूमी यहाँ से भागने वाली थी। लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि भागना किसी चीज का समाधान नहीं होता, लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से निकल जाती है। अब रास्ते में उसकी क्लासमेट मिलती है जो कि उसका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। खैर अब इसके बाद वो आगे जाती है अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। तब उसे एक लेडी से पता चलता है कि उसके पिता की एक सिस्टर भी हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं चला। उस सिस्टर को हमने उस एल्बम वाली फोटो के अंदर भी देखा था, जहाँ पर वो फोटो एल्बम से बाहर निकला हुआ था। अब यूमी उस फोटो को ध्यान से देखती है जिसके अंदर उसके नाना नानी और उसके पिता भी मौजूद थे। साथ ही साथ उसकी बुआ भी वहाँ पर फोटो में थी, लेकिन उसकी बुआ का चेहरा मिटाया गया था। जिसके बाद में वो सीधा अपने पिता के पास में जाती है और उनकी सिस्टर यानी कि अपनी बुआ के बारे में बात करने लगती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि एक दिन उसकी बुआ भी ऐसे ही भाग गई थी, क्योंकि उसकी सोच भी यूमी जैसी थी। लेकिन अब उसके पिता को नहीं पता कि वो कहाँ पर है और शायद वो पहाड़ों पर रहती होगी। खैर अब इसके बाद में वो पहाड़ पर जाती है जहाँ पर एक शिकारी एक जानवर का शिकार करके ले जा रहा था। अब यूमी को अपनी बुआ वहाँ पर मिल तो गई थी, वो उसे काफी अच्छे से ट्रीट भी कर रही थी, लेकिन बातें तो उसकी भी अजीब थी। वो यूमी से पूछती है कि क्या उसे अफ्रीका के गरीब बच्चे अनफॉर्चुनेट लगते हैं, मतलब क्या उनका भाग्य खराब है जो कि वो इस तरह से रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन वो यूमी से पूछ रही थी। जिसके बाद वो यूमी को बाहर लेकर जाती है, जहाँ पर वो यूमी को लकड़ियां काटना सिखा रही होती है और ये काम यूमी कुल्हाड़ी से कर रही थी कि तभी उसकी बुआ अपना सर जानबूझकर बीच में ले आती है और यहाँ पर कुल्हाड़ी से उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर यूमी इतना घबरा जाती है कि उसको समझ में नहीं आता कि अचानक से हुआ क्या। अब उसके साथ एक के बाद एक चीज हो रही थी जो कि काफी डरावनी और अजीब थी। वो सोचने लगी थी कि वो करे क्या। जिसके बाद वो अपनी बुआ के घर में चली गई, जहाँ पर उसको एक कंकाल मिलता है जो कि किसी इंसान का था और वो एक अलग ही आड़ में रखा हुआ था, जहाँ पर कई सारे निशान मौजूद थे। ये देखकर वो और डर चुकी थी, यानी कि उसका पूरा परिवार ही अजीब था। अब वो रात में वहीं रुकती है जहाँ पर उसको एक सपना आता है, जहाँ पर उसकी फैमिली और बाकी लोग उस आदमी यानी कि उनके विक्टिम को अपने इशारों पर नचा रहे थे। जिसके बाद वो सुबह उठती है जहाँ पर उसकी एक आंख लाल थी। जिसके बाद वो नीचे जाती है जहाँ पर उसे उसका फ्रेंड ताकुमी मिलता है। वो उसे टॉवल देता है, जहाँ पर यूमी टॉवल से खुद के ऊपर लगा हुआ खून साफ करके घर जाती है। अब वो इस पॉइंट पर काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी और डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए वो अपने नाना नानी के बीच बैठ जाती है जो कि मीसो सूप पी रहे थे। अब तभी हम शॉकिंगली देखते हैं कि उसकी नानी प्रेग्नेंट थी और ये तो बहुत ही अजीब था। और वहीं उसके भाई की आंखें लाल हो चुकी थी और वो बार बार एक ही बात चिल्ला रहा था कि वो लाल है,
वो लाल है। और यहाँ यूमी एक कैंची लेकर विलेज की तरफ बढ़ती है जहाँ पर उसे वही बुली लड़के मिलते हैं जो कि रेन को परेशान कर रहे थे, जहाँ पर यूमी उनके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये सब खाली उसके अंदर था, यानी कि ऐसा भाव था कि वो उनको मार डाले या फिर शायद से वो हेलुसिनेट कर रही थी। अब वहीं से रेन भी बाहर आता है जो कि उन लोगों के साथ ही था जो कि उसे बुली कर रहे थे। जिसके बाद रेन और यूमी बातें करने लगते हैं। यूमी ये पूछती है कि उसने उन लोगों के साथ अपना ऑरा कैसे बढ़ाया। वो पहले उनसे डरता था लेकिन अब वो उनके साथ है। तब वो ये कहने लगता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, लाइक वो लोग जिस नजरिए से उसको देखते हैं उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब यही चीज एडल्ट भी करते हैं, जो चीज है उससे भागने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे बात करके वो दोबारा घर चली जाती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि उसकी फैमिली ने एक और आदमी को खाने की टेबल पर बैठा रखा था जो कि शायद अब उनका अगला विक्टिम होने वाला है। तब यूमी उस आदमी को चिल्लाकर वहां से भगा देती है। बेसिकली वो उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन ये बातें उसके परिवार वालों को पसंद नहीं आई थी। और यहाँ यूमी देखती है कि अब उसके भाई की आंखों से खून बह रहा था और उसे हर जगह खून ही दिख रहा होता है और उसकी फैमिली मेंबर्स के मुंह के अंदर भी खून था, जो कि यही दर्शाता है कि उसके परिवार के हाथ, मुंह और हर चीज खून से रंगे हुए थे। अब ये देखकर वो अपनी ही आंखें सिलने लगती है, लेकिन उसकी फैमिली वाले उसे रोकने आते हैं और वो भी हंस रहे थे, जो कि काफी वियर्ड चीज थी। और ये देखते हुए यूमी वहां से भाग जाती है और सीधा जाती है अपने फ्रेंड ताकुमी के घर पर, जहाँ पर हमको पता चलता है कि उसके पिता अब नहीं रहे। जहाँ पर ताकुमी को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि उनकी लाइफ में कभी खुशी नहीं आई और कभी खुशी आएगी भी नहीं। ये देखकर यूमी उसे संभालती है, लेकिन वो यूमी पर भड़क जाता है और फिर यूमी के हाथों से अपने ही गले को दबाने लगता है। यहाँ पर यूमी के हाथों से वो मारा जाता है, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। अब यहाँ पर यूमी भी चेंज हो गई थी और दूसरी तरफ नानी एक बच्चे को जन्म देती है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूमी और उसकी फैमिली ताकुमी की बॉडी को उसी रूम में लेकर आते हैं जहाँ पर वो उसके मुंह और आंखों को सिल देते हैं। यहाँ पर यूमी ने अब सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था। और आपको याद होगा कि जब यूमी रेलवे स्टेशन जा रही थी तो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी ने कहा था कि सैक्रिफाइस देना होता है। तो अब आपको यहाँ पर जवानों का सैक्रिफाइस समझ में आया होगा कि इसका मतलब था क्या। बेसिकली अब यूमी यहाँ पर इन सब चीजों का हिस्सा बन गई थी। अब सीन यहाँ से थोड़े टाइम बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर शहर में यूमी ने एक सर्जन से शादी कर ली थी और अब वो उसे अपने गाँव ले जा रही थी, मतलब कि अपने नाना नानी के घर पर, मतलब कि अब वो भी इन सब का हिस्सा बन जाएगा। और सेम चीज शायद से नाना नानी की बेटी और उसके दामाद के साथ भी करा गया होगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बेस्ट विशेस टू ऑल फिल्म की कहानी, जो कि बहुत ही ब्रूटल और ग्रूसम हॉरर मूवी है। अब हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों को ये मूवी समझ में आ गई होगी, हो भी सकता है कई लोगों को नहीं आई होगी, यानी कि इसका मेटाफर क्या था, इसका मीनिंग क्या था। तो मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। तो दोस्तों ये जो मूवी है ना, वो एक फोकलोर को फॉलो करती है, जिसके अंदर एक सैक्रिफाइस दिखाया गया है जो कि इंसानी सैक्रिफाइस है। हमने देखा था कि नाना नानी ने एक आदमी को कैद करा हुआ था और उस आदमी को उन्होंने सालों से कैद करके रखा हुआ था। और मेरा मानना यह है कि वहां पर पिग मीट नहीं होता था मीसो सूप के अंदर, बल्कि उसी आदमी के मीट को खाया जाता था। और ये एक सैक्रिफाइस प्रैक्टिस की तरह था, जिसके अंदर वो उसका थोड़ा थोड़ा मांस निकाल कर मीसो बनाते थे और उसको खाया करते थे। और इस प्रोसेस को पूरे गांव में किया जाता होगा। और ये सब था किस लिए? बेसिकली हैप्पी रहने के लिए। और देखो इसका मेटाफर कुछ ऐसा जाता है, जैसे कि कई बार होता है ना, अनजाने में जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर कुछ ऐसा फोर्स करने लगते हैं या फिर उनसे उस तरह की खुशी एक्सपेक्ट करते हैं जो कि बच्चा करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज थी। अब हो सकता है कि बच्चा कहीं और जाना चाहता हो, कुछ और करियर चूज करना चाहता हो, लेकिन कई बार पेरेंट सिर्फ अपनी खुशी के लिए बच्चों को सैक्रिफाइस करते हैं। तो यहाँ पर इसी थीम को फॉलो करा गया है। अब ये जो गांव था ना, असल में वो श्रापित था, अगर आप इसको लिटरली मूवी की तरह देखो। और उस गांव के अंदर किसी को हैप्पी रहना है तो उसको सैक्रिफाइस देना होगा। हालांकि गांव के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते थे, जैसे कि ताकुमी के घर के अंदर। तभी ताकुमी और ये खुश नहीं थे, वो कर्ज के चपेटे में थे। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि ताकुमी जो था ना, वो सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी नहीं था। तो बेसिकली ये सब खुश रहने के लिए रिचुअल किया जा रहा था। और ये बात रियलिटी को भी रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह लोग अपनी खुशी के लिए अपनी कुछ चीज सैक्रिफाइस करते हैं। और यही इसके अंदर बताया गया है। देखो सिंपल सी बात है, गिव एंड टेक का सीन है। एक गिवर होगा, एक टेकर होगा। I mean, कई बार आपको ऐसा फील होता होगा ना कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हमेशा सैक्रिफाइस ही करता रहता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सैक्रिफाइस नहीं करते फिर भी उनको सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर हमको ये चीज भी दर्शाई गई है। I mean, पक्का कई लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि यार हमेशा मैं ही सैक्रिफाइस क्यों करूं और लोग मेरे लिए कुछ सैक्रिफाइस क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर यही चीज दर्शाई गई है। अब बेस्ट विशेस टू ऑल मूवी का कोर पॉइंट यही है कि फिल्म एक मेटाफर है और इस बात का असली हैप्पीनेस कभी बिना सैक्रिफाइस के पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर कोई खुश है ना, तो उस खुशी की प्राइस किसी और को चुकानी पड़ती है। और ये थीम जो है ना, वो जापानी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में है, जैसे कि जनरेशनल बर्डन, सोशल प्रेशर और कम्युनल एक्सपेक्टेशंस को हाईलाइट भी करता है। और हॉरर के जरिए हमको दिखाया गया है कि नॉर्मल लगने वाले रिश्ते और फैमिली स्ट्रक्चर के पीछे भी एक डार्क एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम भी छुपा हो सकता है, जहाँ पर खुशी और सफरिंग एक दूसरे से जुड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पर यूमी का परिवार था।
और कहीं ना कहीं कई बार बच्चे भी उसी चीज का हिस्सा बन जाते हैं। कहते हैं ना कि जैसी अपब्रिंगिंग होती है इंसान वैसा ही बन जाता है। यहाँ पर यूमी ने इससे लड़ने की काफी कोशिश करी थी, लेकिन अल्टीमेटली उसे इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा। और यहाँ पर जो रेन था उसने बुली के चलते प्रेशर में आकर खुद को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, जैसा उसके बारे में लोग सोचते हैं वो वैसा ही था। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि आखिरकार वो जो नानी थी उसने बच्चे को जन्म दिया कैसे। तो वो रियल में नहीं था, बल्कि वो इन चीजों को दर्शाता है कि हाँ, अब ये जो कर्स की साइकिल है ये कंटिन्यू होती रहेगी और यूमी इसका हिस्सा बन चुकी है। और यहाँ पर एक ट्विस्टेड मदरहुड थीम को भी दर्शाया गया है और ये भी दिखाने की कोशिश करी गई है कि ये सिंबल ऑफ कार्मिक रीबर्थ है। बेसिकली ये फुल साइकिल कंप्लीट हो गई थी, यानी कि इविल जो था वो फिर से बॉर्न हो चुका था, जो कि कोई और नहीं बल्कि यूमी के रूप में था। और ये इस चीज को दर्शाता है कि यूमी ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, अब वो भी इसी चीज का हिस्सा बनेगी। साथ ही साथ बात रही उसके भाई की आंखों से खून निकलने की और इन सब चीजों की, तो वो भी यही रिप्रेजेंट करता है कि वो भी इसका हिस्सा ऑलरेडी है। और एक और चीज की अंत में जो बुआ थी ना, उसने खुद को क्यों सेक्रीफाइस करवा दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ गई थी कि हाँ, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। और शायद से उसने यूमी की हेल्प करी, क्योंकि यहाँ पर वो अकेली रह रही थी और वो नहीं चाहती थी कि यूमी इसी तरह की जिंदगी को बिताए, जिसके चलते उसकी बुआ ने खुद को सेक्रीफाइस करवा दिया यूमी के हाथों और यूमी को एक्सेप्ट करवा दिया कि हाँ, वो इसी परिवार का हिस्सा है और ऐसे ही रहकर वो खुश रह पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी की पूरी मूवी का कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी बेस्ट विशेस टू ऑल जापानीज हॉरर थ्रिलर फिल्म की कहानी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने 2 इंडोनेशियन हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन किया है, वक्तु मगरिब 2 और एलेक्सर। इनके आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए